हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करेंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी बनाई हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में वीडियोस के लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर अगर नजर डालें तो हम देखें कि निफ्टी करीबन 5.7% की अपवर्ड मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ। तो करीबन 6% की पॉजिटिव मूवमेंट थी निफ्टी में इस वीक। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 12,430 से करीबन 9% की दूरी पे है, 9% नीचे है अभी के स्टेज में। वन डे चार्ट पे अगर नजर डालें, यहाँ पे हर जो कैंडल है वो एक दिन को हाईलाइट कर रही है, एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस डेली चार्ट पे हम देखें कि निफ्टी अभी अपने चारों मूविंग एवरेजेस 50, 100, 150 और 200 चारों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है। इस पे अगर और नजदीक से नजर डालें वन डे चार्ट पे तो हम देखें कि मंडे और थर्सडे को काफी बुलिश कैंडल्स बनी है, हरी कैंडल्स, बुलिश कैंडल्स बनी है यहाँ पे, जहां पे कि बॉडी की लेंथ काफी लंबी है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में अभी करेंटली काफी बुलिश सेंटिमेंट्स है। कम से कम पिछली वीक काफी बुलिश सेंटिमेंट्स रहे हैं। बाकी की वीक ट्यूसडे और वेंसडे को आप देख सकते हैं कि निफ्टी मोस्टली कंसोलिडेट कर रहा था। मंडे को भी थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन ही थी, बट थर्सडे को हमने देखा जो क्योंकि इस वीक ट्रंकेटेड वीक थी, छोटी वीक थी, केवल 4 ट्रेडिंग डेज ही थे वीक के अंदर, मंडे टू थर्सडे। तो थर्सडे को हमने देखा कि काफी बुलिश कैंडल बनी, जो आखिरी कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आखिरी जो कैंडल बनी है वो काफी बुलिश बनी है, जो ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी में थोड़ी बुलिश सेंटिमेंट्स डेवलप हो रही है। अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, वन वीक चार्ट पे नजर डालें तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी की करंट जो मूवमेंट है वो अपने चारों वीकली एवरेजेस से भी ऊपर है। हमने पिछली वीक की मार्केट रैपअप में देखा था कि निफ्टी अभी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे चल रहा है। तो बहुत ही क्रूशियल था कि निफ्टी अभी सारे अपने सपोर्ट से नीचे जाता है, ब्रेक डाउन करता है या फिर ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करता है। तो इस वीक हमने ये देखा कि निफ्टी ने सपोर्ट लिया अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस पे और उससे फिर रिबाउंड करके उसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है। और इस वीक की जो मूवमेंट बनी, जो लास्ट वीक की मूवमेंट बनी है, वो एक मारूबोजी कैंडल बनी है और वो क्लोजिंग मारूबोजी हो। तो हल्का सा आप टेल देख सकते हैं एट द बॉटम, बट उसके बाद निफ्टी ने काफी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई और एक मारूबोजी कैंडल फॉर्म किया है जो कि एक बुलिश सेंटिमेंट इंडिकेटर है इन द शॉर्ट टर्म। अगर 1 मंथ चार्ट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सालों के चार्ट्स, मंथली चार्ट्स हमने देखे हैं, मंथली कैंडल्स हैं ये सारी। तो वहां पे भी आप देख रहे हैं कि मंथली एवरेजेस से भी अभी निफ्टी अभी ऊपर चल रहा है। तो निफ्टी अभी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हालांकि पिछले मंथ की जो कैंडल बनी थी सितंबर की, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 महीनों के बाद, 1 2 3 4 5 मंथ्स के बाद ये एक रेड कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी, जिससे पता चलता है कि निफ्टी में अभी कंसोलिडेशन चलती रहेगी, ऐसा लगता है मुझे। अदरवाइज अगर कोई बैड न्यूज आती है, जैसा आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गए और उनकी वाइफ भी, जो फर्स्ट लेडी है यूएस की। तो इन सारी न्यूज के चलते अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं तो हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रहे, बट मुझे लगता है कि अभी न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश सेंटिमेंट्स हैं निफ्टी के अंदर। तो देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले हफ्तों में क्या इसकी बिहेवियर रहती है। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई की करंट वैल्यू आ रही है 54.7, जो ये दिखाता है कि अभी भी न्यूट्रल रेंज में ही है और काफी नीचे भी चला गया था। हमने देखा था कि पिछले मार्केट रैपअप में देखा था कि इसकी वैल्यू 40s के आसपास चली आई थी। तो उससे बाउंस बैक करके अभी वैल्यू करीबन 55 के आसपास है। तो ये दिखाता है कि अभी भी आरएसआई न्यूट्रल रेंज में ही है, बट थोड़ी स्ट्रेंथ गेन बैक कर रहा है, थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आ रही है इसमें, जो कि थोड़ी बुलिश आउटलुक की तरफ इंडिकेशन दे रही है। एमएससीडी में भी हम देखें कि उसी तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा बेरिश क्रॉसओवर बना था। बहुत दिनों से बेरिश क्रॉसओवर के अंदर निफ्टी ट्रैवल कर रही थी, बट अभी लगता है कि शायद ये बुलिश क्रॉसओवर में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और एमएससीडी की वैल्यू थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आती हुई दिख रही है उसमें।
कोविड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो इस हफ्ते भी इंडिया में जो नंबर्स है वो पिछले हफ्ते से थोड़े कम संख्या में बढ़ रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस, बट अभी भी जो डेली केसेस है वो बिटवीन 80 एंड 85,000 पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। तो अभी भी काफी अलार्मिंग रेट से इंडिया की नंबर बढ़ी जा रही है। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है इंडिया के अंदर वो 65 लाख के आसपास हो गए, 64.7 लाख। और जो रिकवरी रेट है, अच्छी बात यह है, एक पॉजिटिव न्यूज अमंग्स दिस ऑल दिस ग्रिम एंड सैडनेस इज कि रिकवरी रेट करीबन 82% हो गई। तो अच्छी बात है, ज्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल फॉलिंग सिक बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन जो टोटल फैटेलिटीज हैं, जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं इंडिया के अंदर कोविड के कारण, वो 1 लाख क्रॉस कर गई। तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही सैड न्यूज है। मेरी दरख्वास्त है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप घर के अंदर रहें। ये जो पैंडेमिक फैला हुआ है, जो इस तरह की इन्फेक्शन रेट बढ़ रही है, उससे डील करने का एक ही उपाय है कि आप घर के अंदर रहें, इंडोर्स रहें टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अगर आपको काम के लिए एकदम से जाना ही है बाहर तो आप जाएं, बट अदरवाइज जो भी चीजें आप घर से कर सकते हैं तो उसको कोशिश करें कि आप घर से ही ऑपरेट कर पाएं। जो रिकवरी रेट है, जैसा हमने कहा कि काफी अच्छी हो गई, 82.5% के आसपास हो गई, और टोटल नंबर ऑफ रिकवरीज जो है इंडिया में वो 50 लाख को क्रॉस कर गई है। तो ये एक अच्छी बात है अमंग ऑल द बैड न्यूज रिगार्डिंग कोविड इन इंडिया। इकोनॉमी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं तो आरबीआई ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एमपीसी की जो मीटिंग थी वो उसको पोस्टपोन कर दिया है। वो होने वाली थी सितंबर 29 से अक्टूबर 1 के बीच में, बट उसको पोस्टपोन करके अभी आरबीआई ने कोई नई डेट्स अनाउंस नहीं की है, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज अभी मुझे नियर टर्म में नहीं होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आगे चल के डिपेंडिंग ऑन हाउ द इन्फ्लेशन टर्न्स आउट, हाउ द इन्फ्लेशन बिहेव्स, वो ऊपर या नीचे कर सकते हैं आरबीआई वाले, बट अभी के लिए उन्होंने एमपीसी मीटिंग पोस्टपोन करी हुई है। जैसा आपको पता होगा, जैसा हमने पिछली वीक की मार्केट रैपअप में भी बात करी थी कि सितंबर 28 की डेडलाइन थी पहले की, जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट और आरबीआई को दी थी, सुनवाई होने वाली थी सितंबर 28 को, उस हियरिंग हुई, लेकिन फिर अक्टूबर 5 तक उस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया और अक्टूबर 5 को हियरिंग होने वाली है नेक्स्ट, यानी कि मंडे को, जो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लेने वाली है गवर्नमेंट और आरबीआई की ऑन द इश्यू ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। अब इसी बीच कल की न्यूज है कि गवर्नमेंट ने इसी से रिलेटेड, जो हमने पिछली पॉइंट में बात की, उसी से रिलेटेड एक और न्यूज है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट की ये बताया है कि 2 करोड़ से नीचे की जितनी की भी लोन्स हैं, वो रिटेल लोन्स हो सकती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की लोन्स हो सकती हैं, एसएमई लोन्स जिसे कहा जाता है, तो छोटी बिजनेसेस की लोन्स या फिर जो रिटेल लोन्स है जो टिपिकली 2 करोड़ से नीचे हैं, उनका जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है लोन मोरेटोरियम पीरियड के अंदर 6 महीनों के अंदर, वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो ये एक अच्छी न्यूज है एक तरह से मुझे लगता है, क्योंकि इससे बैंक्स के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट इसमें एक और सटल एक बात है कि जो 2 करोड़ से ऊपर के जो लोन्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो उनके ऊपर की जो लोन्स हैं उस पर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि जब अमाउंट प्रिंसिपल हाई है तो उस पर इंटरेस्ट भी हाई होगा। तो उस पर कुछ नहीं बताया गया। अगर उनको माफ किया गया या फिर उसका बर्डन गवर्नमेंट नहीं उठाती है तो कौन उठाएगा? तो क्या बैंक्स को उठाना पड़ेगा उसका बर्डन? तो इसके बारे में अभी भी अनसर्टेनिटी है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बैंक्स पे, बैंकिंग सेक्टर पे इसका क्या असर पड़ता है। ये हमें इस हफ्ते देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ लोन्स, जैसे कि एजुकेशनल लोन्स, हाउसिंग, कंज्यूमर गुड्स लोन्स, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड के लिए जो ड्यूज होते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है, और जो नॉर्मल जनता है, जो कॉमन पब्लिक है, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप मुझे लगता है। लेकिन इसमें जो चीजें नहीं बताई गई हैं वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उसके बारे में क्लैरिटी कब आती है। अब इकरा, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, उसने FY21 की जो जीडीपी फोरकास्ट है इंडिया की, उसको पहले रखा था 9.5% की नेगेटिव फोरकास्ट रखी थी, उसको और घटा के उन्होंने 11% कर दिया है। और वो इसलिए किया है, उन्होंने कहा है साइटिंग द राइजिंग कोविड-19 केसेस, यानी जिस तरह से कोविड-19 केसेस इंडिया में कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें लगता है कि इकोनॉमी को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे वापस आने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगेगा, जैसा उन्होंने पहले सोचा था उससे भी ज्यादा लगेगा। और जो FY21 की जीडीपी फोरकास्ट उन्होंने रखी है वो करीबन 11% की नेगेटिव फोरकास्ट रखी है। और ये दिस एक्चुअली फॉल्स इन लाइन विथ व्हाट अदर रेटिंग एजेंसीज हैव फोरकास्ट। उन्होंने कहा है कि -10% से -15% की हर एक, जो फिच, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सबकी हमने पहले की वीकली मार्केट रैपअप्स में कई बार देखा है, उन्होंने फोरकास्ट किया है कि -10% से -15% के बीच में रहने वाली है।
तो उसी के इनलाइन इकरा ने फोरकास्ट करी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया के अंदर उसमें थोड़ी गिरावट आई है, तो ये एक अच्छी न्यूज है। अभी सितंबर के अंदर 6.67% की अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है इंडिया के अंदर, जो कि अगस्त में 8.35% थी। तो ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। हालांकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट, जहाँ पे कि ज्यादातर नौकरियां होती हैं अर्बन सेंटर्स में, सिटीज में होती हैं, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 8.45% है, जो कि हाई है टोटल ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। और जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 5.86%। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट अभी काफी हाई लेवल पे है। पीएमआई जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, वो हमने देखा था कि अगस्त में 52 के आसपास था और अभी ये बढ़ के 56 हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। एक्चुअली दिस इज द हाईएस्ट रीडिंग इन 8 ईयर्स। तो 8 सालों में इतनी ज्यादा रीडिंग नहीं आई है। तो हमें विश करना चाहिए, हमें होप है कि आगे आने वाले महीनों में ये कंटिन्यू रहता है, ये और भी या तो इस लेवल पर सस्टेन्ड हो या फिर थोड़ा और बढ़े, क्योंकि एक ब्लिप या एक फ्लैश इन द पैन होने से बात नहीं बनेगी। अभी जो सर्कमस्टांसेस है इकोनॉमी की, उसमें इस नंबर को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके इकोनॉमी में थोड़ी रिवाइवल के इंडिकेटर्स दिखेंगे हमें। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस, जैसा आपको पता होगा, कई सारे मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल्स वगैरह के लिए नई रूल्स आई हैं और सिनेमा हॉल्स को कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मल्टीप्लेक्स या फिर सिनेमा थिएटर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पीवीआर, आइनॉक्स वगैरह, तो उनमें काफी पॉजिटिव मूवमेंट थी इस हफ्ते बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड एक न्यूज है कि शेयर होल्डर्स ने एक वोटिंग करके करंट मैनेजमेंट को बाहर कर दिया। तो करंट मैनेजमेंट से छुटकारा पा लिया है। उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, शेयर होल्डर्स ने वोटिंग करके जो 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट होने वाले थे एलवीबी के बोर्ड में, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि उन्होंने 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक बोर्ड संगठित की है, उन्होंने अपॉइंट किया है लक्ष्मी विलास बैंक को मैनेज और हैंडल ऑपरेट करने के लिए। एस्कोर्ट्स और कुबोटा जो जापान की कंपनी है, तो उनके बीच में जो जॉइंट वेंचर है, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी है इंडिया के अंदर। करीबन 50,000 यूनिट्स उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि उनकी कैपेसिटी रहेगी 50,000 यूनिट्स पर एनम। वो ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन करने वाले हैं और इनकी जो प्रोडक्शन है वो 25 सितंबर यानी कि पिछली वीक से स्टार्ट हो गई है। वेदांता का आपको जैसे पता होगा कि कई महीनों से इसकी डीलिस्टिंग की प्रोसेस चल रही है और वो डीलिस्टिंग की प्रोसेस अब काफी नजदीक आ गई है फ्रूशन के। तो न्यूज में अभी काफी था कि बहुत सारे जो अप्रूवल चाहिए होते हैं डीलिस्टिंग के लिए, वेदांता को वो मिल चुके हैं और डीलिस्टिंग प्रोसेस मुझे लगता है कि इस हफ्ते उसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस होने वाली है। आगे 1-2 हफ्तों में मुझे लगता है कि इसको ये रैप अप करना चाह रहे हैं और 1-2 हफ्तों में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस प्राइस पे इसकी डीलिस्टिंग होने वाली है। वॉलमार्ट जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने टाटा ग्रुप के एक ऐप जिसको सुपर ऐप कह रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट किया है $25 बिलियन। तो बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है और ये ऐप लॉन्च होने वाला है दिसंबर-जनवरी में। और इस ऐप की खासियत ये है कि टाटा ग्रुप के जितने भी रिटेल ऑफरिंग्स हैं, जैसे कि क्रोमा, ट्रेंट वगैरह, सब कुछ जो टाटा ग्रुप के जितने भी रिटेल ब्रांचेस हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। तो ऑल दीज ऑफरिंग्स, ऑल द वेरियस कंज्यूमर ऑफरिंग्स ऑफ टाटा ग्रुप विल बी brought together on a single platform और इस ऐप का नाम होगा सुपर ऐप। तो उसमें वॉलमार्ट ने, तो वॉलमार्ट और अमेजॉन, इसका आपको पता ही होगा कि इनके बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रही है। अमेजॉन इन्वेस्ट कर रहा है रिलायंस रिटेल में, तो वॉलमार्ट इन्वेस्ट कर रहा है टाटा ग्रुप के ऐप में। तो एक तरह की इंटरनेशनल टसल चल रही है कि कौन इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री में बाजी मारता है। निफ्टी के कुछ खास इंडिकेटर्स की अगर और बात करें तो निफ्टी की जो पी है वो करीबन अभी भी 33 के आसपास है। पिछले हफ्ते हमने देखा था ये 32 के आसपास आ गई थी, पर इस हफ्ते जो पॉजिटिव मूवमेंट आई है निफ्टी के अंदर, निफ्टी के प्राइस के अंदर, तो उसके कारण निफ्टी की पी फिर से 33 के आसपास हो गई, 33.2। और निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो पिछले हफ्ते की जितनी है 344 ही रही है। तो निफ्टी के अर्निंग्स में कोई चेंज खास नहीं आई है, लेकिन निफ्टी की पी फिर से बढ़ के 33 हो गई है। तो अपने ऑल टाइम लेवल्स के आसपास ही चल रहा है निफ्टी का पी। हालांकि निफ्टी का जो पीबी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो अभी भी अपने एवरेज के आसपास ही है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा, बट पी रेशियो जो कि एक मोर पॉपुलर इंडिकेटर है, उसके हिसाब से निफ्टी अभी काफी ओवर वैल्यूड दिख रहा है। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो, उसकी वैल्यू अभी आ रही है 0.84। तो ये दिखा रहा है, चूंकि ये वैल्यू 1 से कम है, तो ये दिखा रहा है कि अभी मॉडरेटली बुलिश सेंटिमेंट्स बने हुए हैं निफ्टी के अंदर और वॉलेटिलिटी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी परसिस्ट करेगी, स्पेशली जब तक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ओवर नहीं हो जाते, कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट अप डाउन रहेगी डिपेंडिंग ऑन
व्हाट न्यूज कम्स आउट कि कौन जीतने वाला है क्या है। तो यूएस मार्केट्स जब उससे इंपैक्ट होंगी तो वर्ल्ड मार्केट्स पे जरूर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए आप इस वॉलेटिलिटी का मुझे लगता है कि फायदा उठा सकते हैं इन द कमिंग फ्यू वीक्स। अब मार्केट में क्रैश की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई क्रैश इम्पेंडिंग है बहुत बड़ा, स्पेशली इन द नियर टर्म। मीडियम टर्म की बात जैसे जैसे सिचुएशंस इवॉल्व होंगी तो हम देखते जाएंगे, बट इन द नियर टर्म मुझे नहीं लग रहा कि क्रैश की कोई उम्मीद लग रही है। लिक्विडिटी जब तक रहेगी मार्केट में, अनलेस द लिक्विडिटी ड्राइज अप, जब तक मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी तब तक क्रैश की संभावना कम लग रही है। जब फेडरल रिजर्व ये कहेगा कि अब हम लिक्विडिटी सपोर्ट नहीं दे सकते और मनी प्रिंट नहीं कर सकते, डॉलर्स प्रिंट नहीं कर सकते, तब जाके कुछ क्रैश वैश की बात बनेगी। और प्लस अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर जो सेंटिमेंट्स है वो पूरी तरह से बुलिश नहीं हुए, वो मॉडरेटली बुलिश है, या अभी कहेंगे कि न्यूट्रल सही है। कभी बेरिश हो जाते हैं सेंटिमेंट्स, कभी बुलिश हो जाते हैं, बट ओवरऑल ऐसी बुलिश यूफोरिया टाइप की अभी नहीं है मार्केट में। तो इसलिए मार्केट में क्रैश आने की संभावना मुझे कम लग रही है। जब तक ये दोनों चीजें रहती हैं तब तक मार्केट में क्रैश की संभावना कम है। बट जैसा मैंने कहा, जब तक यूएस इलेक्शंस नहीं हो जाते और कोई डिसीजन उस पर नहीं आ जाता, कोई सर्टेनिटी जब तक इमर्ज नहीं होती, तब तक कंसोलिडेशन और माइल्ड करेक्शन पॉसिबल है मीडियम टर्म के अंदर। तो मेरी ओवरऑल व्यू अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन ये है कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। ये मेरी ऑलमोस्ट हमेशा ओपिनियन रहती है कि आप अपनी एसआईपी को कभी भी रोके ना, क्योंकि एसआईपी में आप कोई बल्कि अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते हो। आप हर महीने एक रेगुलर इन्वेस्टिंग की आपकी आदत रहती है, आपकी हैबिट रहती है, एंड यू शुड नॉट ब्रेक दोज गुड हैबिट्स। तो एसआईपी में हमेशा कंटिन्यू करें इन्वेस्ट करना। उससे आपको फोमो का भी शिकार नहीं होना होगा, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट हर महीने किया हुआ है तो आपने मार्च के लोज पे भी इन्वेस्ट किया है, अब अप्रैल से लेके अभी तक जो लो लेवल्स आपको मिले हैं उस पे भी इन्वेस्ट किया है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट अच्छी रहती है। और मार्केट में अगर कोई अपवर्ड मूवमेंट आता है तो आपको फोमो फील नहीं होता, आपको ये नहीं लगता कि उस अपवर्ड मूवमेंट का आपको फायदा नहीं मिला। और ये भी कि अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी मार्केट में कोई अच्छी खासी करेक्शन आती है 5-10% की, तो आप अपनी एसआईपी को डबल भी कर सकते हैं। आप 10-20 हजार की एसआईपी करते हो, 40 हजार की एसआईपी करते हो, अगर आपने कोई कैश बिल्डअप पोजीशन किया होता, आप उस एसआईपी को डबल करके 50 हजार 1 लाख की भी लमसम इन्वेस्ट थोड़ी सी बढ़ा के उस एसआईपी में डाल सकते हो, ताकि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो और भी नीचे आ सके, नीचे के लेवल्स में आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सके। फिर आपकी जो लमसम इन्वेस्टमेंट, जो हेवी लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसको स्टैगर करके डिप्लॉय करें, एक बार में डिप्लॉय नहीं करें, क्योंकि अभी जैसा हमने बात की कि अभी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी, काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बिकॉज अभी भी इकोनॉमी रिकवरी से बहुत दूर लग रही है। तो इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। मार्केट में जब भी वॉलेटिलिटी आती है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं लो लेवल्स पे अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स करके। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स जब अच्छी बाइंग लेवल्स पे आते हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट करने से हिचकिचाए ना, उसमें हेजिटेट ना करें, क्योंकि वही सही मौका होता है। डर के बीच में ही यू शुड बी ग्रीडी। जब सभी लोग डरे हों तब आप ग्रीडी हो, तब आप इन्वेस्टमेंट करें, और फिर जब उसमें पॉजिटिव मूवमेंट आएगी तो उसके आपको फायदे दिखेंगे। स्पेशली फाइनेंशियल स्टॉक्स पे आप नजर बना के रखें। पिछले कई हफ्तों से ये बात चल रही है और अब थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी इसमें इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। जो डिसीजन आई है, जो अभी तक रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट वगैरह की, तो उस पर क्या बात निकल के आती है, उस पर हमें देखना पड़ेगा। हमारी संडे की जो रात को वीडियो आती है उसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की बात करते हैं, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, उनके बाइंग लेवल्स की बात करते हैं, कौन से स्टॉक्स आपको इस करंट मार्केट सिचुएशन में अच्छे बाइंग लेवल्स पे मिल रहे हैं। हर हफ्ते हम उसको रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना मिस करें अगर वो अच्छे बाइंग लेवल्स पे आते हैं। तो संडे की जो रात को वीडियो आती है उसमें हम इसकी डिटेल चर्चा करते हैं, तो वो वीडियो आप मिस ना करें, ताकि वो बाइंग लेवल्स और वो स्टॉक्स, वो सारे के बारे में आपको जानकारी हो, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो ऑलरेडी, और जैसे ही वो अच्छे स्टॉक्स अच्छी बाई लेवल्स पे आते हैं तो आप अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट के कुछ पार्ट को इन ए स्टैगर्ड मैनर डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको दिखती है, आपको वैल्यू प्रोपोजिशन दिख सकती है, अच्छे स्टॉक्स में अच्छी वैल्यू आपको दिख सकती है, तो वहां पे आप तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे जब आपके पास कैश पोजीशन अच्छा खासा बना हुआ होगा। तो अपनी कैश पोजीशन को आप बिल्ड करते रहें, हमेशा जितना हो सके उसको स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैश पोजीशन में रखें। कम से कम 30-35% अपना इन्वेस्टमेंट का कैश पोजीशन में हमेशा रखें, टू बी एबल टू डिप्लॉय इट व्हेन मार्केट्स प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी। और उन जो कैश पोजीशन है उसको डिप्लॉय करते रहें इंटेलिजेंटली, और इंटेलिजेंटली का मतलब यह है कि पेशेंटली एंड एट द राइट टाइम। आप पेशेंट रहें, जब भी मार्केट में यूफोरिया हो तो आप मार्केट से थोड़ा दूर हो जाएं और आप समझ जाएंगे ठीक है आपकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है
उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट में जब नीचे की डाउनवर्ड मूवमेंट आती है और कुछ अच्छे स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं और अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छी प्राइसेस में मिलते हैं, तो आप अपने कैश को डिप्लॉय करें। तो यही मेरी ओवरऑल ओपिनियन है और इसी तरह मैं भी ऑपरेट कर रहा हूं, इसी तरह मैं भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहा हूं और मेरी आपके लिए भी यही राय है। तो होपफुली ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।